हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और आप योरपीडिया के ऊपर देख रहे हैं मॉड्यूल फॉर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन आईटीआई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। आज ये मॉड्यूल कंप्लीट हो रहा है, माइक्रो मॉड्यूल हमारा, और 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके पैनल के ऊपर अब अवेलेबल हैं और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। 20 जुलाई हुई है आज और 16 अगस्त को आपका एग्जाम है। तो 20 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपका 25 दिन है फ्रेंड्स। अगर दिन में आप 2 या 3 ये वीडियो भी सुनोगे, 50 मिनट वाले जो वीडियोस हैं, जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियोस हैं, अगर ये 2 या 3 भी सुनोगे तो एग्जाम के दिन तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और हर एक वीडियो जो है आपका 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का, वो 15-20 मिनट का है। मैंने इंटेंशनली उसको इस तरीके से रखा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक चली जाए। जो पेपर हुआ था 25 फरवरी को 2026 में आईटीआई का, महाराष्ट्र का, वो पेपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सिंपल पेपर है। अगर आप सिलेबस देखोगे महाराष्ट्र का तो आपको दिखेगा कि 20 टॉपिक हैं और हर टॉपिक के अंदर 5-6 सब टॉपिक्स हैं, तो 100-120 सब टॉपिक्स हैं। अब अगर इतना ज्यादा सब टॉपिक्स दे रखा है तो डेप्थ में नहीं जाएगा वो, और डेप्थ में गया भी नहीं वो। 4 स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट, उसमें से एक आंसर है। अगर आपको 70 प्लस नंबर लेने हैं फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, आपको ये 50-60 टॉपिक जो आपको दिए जाएंगे, जो आपके पैनल के ऊपर अवेलेबल है, अब इनको कर लो, ये डॉक्यूमेंट ले लो और डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लो। ये जो मेरा वीडियो है, ये 20 में से एक टॉपिक जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, उसमें से 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये टिपिकली एक आप वीडियो को सुनना, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या हैं वो सुनना, और फिर आप 100 क्वेश्चन इस टॉपिक के कर लेना। और आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें ऐसे आपके बहुत से टेस्ट हैं जो टॉपिक वाइज हैं। जैसे 20 टॉपिक हैं तो 20 टॉपिक्स को कवर करते हुए आपके टेस्ट हैं, जिनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर अभी तक भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है और अगर आप कॉन्फिडेंस में लैग कर रहे हैं, कैसे तैयारी करनी, बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने इससे सिंपल सिलेबस और इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस और इजी टू प्रिपेयर नहीं देखा है। आसान है बहुत ज्यादा, आप समझो इसको, इट इज नॉट डिफिकल्ट। और ये 1 साल लग गया इसको। और उसके बाद ये आपका अभी नोटिस आया था 2 जुलाई को या 1 जुलाई को नोटिस आया था कि 16 अगस्त को एग्जाम होगा। योरपीडिया के मेंटर्स उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए, सारा कंटेंट आपको तैयार करके, और 20 जुलाई है आज, तो 15-20 जुलाई तक हमने ये सारा इसको कंप्लीट हो गया है मॉड्यूल। आप इसको ले सकते हैं, पैनल के ऊपर एक्सेसिबल है। इसको माइक्रो मॉड्यूल भी बोलते हैं। माइक्रो मॉड्यूल मतलब 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस और कंटेंट प्लस टेस्ट सीरीज वो आपको मिलेगा, और फुल मॉड्यूल भी है जिसमें और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है। तो आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये आपके 20 टॉपिक हैं जो 16 अगस्त को आपको एग्जाम में आएंगे। ऐसे हर टॉपिक आपका, ये आप इसको देख के डर रहे हैं कि सिलेबस क्या है, लेकिन बहुत ही आसान है। आज जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूं वो है 13 नंबर का टॉपिक, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर आपके बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड क्या है, पर्ट, सीपीएम, शॉर्ट एनालिसिस। ये कुछ आपके बेसिक टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो सबसे पहले कि इस सिलेबस में से क्वेश्चंस क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चनों फ्रेम करता है। ये आपके 25 फरवरी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए थे। इनमें से कौन सा मेथड है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है विद मोर देन 2 डिसीजन वेरिएबल। ग्राफिकल मेथड जो होता है वो बेसिकली 2 आपका अगर वेरिएबल हो तो ग्राफिकल मेथड 2 वेरिएबल तक के लिए होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और अगर आपके 2 से ज्यादा वेरिएबल हो तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू आप सॉल्व करते हो। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड, ये एक्चुअल का क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल, आप देख रहे हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एलिमिनेशन भी यूज करना है आपने। और एलिमिनेशन मतलब जैसे आपने ट्रायल एंड एरर मेथड कभी सुना नहीं, आप सब लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर चुके हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड आप कर चुके हैं। इसमें आपने कभी इन्यूमरेशन और ट्रायल एंड एरर सुना है? कभी नहीं सुना आपने 2 ही मेथड सुने, एक ग्राफिकल मेथड और एक सिंप्लेक्स मेथड। तो उसमें ग्राफिकल मेथड 2 वेरिएबल तक होता है, सिंप्लेक्स मेथड में 2 से ज्यादा वेरिएबल अगर हो तो सिंप्लेक्स मेथड उसको हैंडल करता है। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड कौन सा है जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की तरह से मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, और कौन सा लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड का पार्ट नहीं है। देखो, जो आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं उन मैनेजमेंट की, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड यूज होता है। और लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट। अब इसमें ये तीनों चीज उसका पार्ट होता है। डिसीजन वेरिएबल जो आपका डिसाइड करोगे, जैसे x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 14। अब ये लेस देन इक्वल टू जो है ये आपका ये डिसीजन वेरिएबल है। x1 x2 आपके डिसीजन वेरिएबल होते हैं जिनको आपको डिसाइड करना होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2, ये
मैक्सिमाइज जेड या मिनिमाइज जेड, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। कंस्ट्रेंट्स आपकी ये होती हैं, डिसीजन वेरिएबल, कंस्ट्रेंट्स एंड आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो कोफिशिएंट उसका पार्ट नहीं होता है। तो लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बेसिकली आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसको आपको ऐसे करना। मेन कंपोनेंट इसके डिसीजन वेरिएबल होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, रेस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट्स होता है, और कोफिशिएंट जो है वो सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं होता इसका, तो ऐसा उसका कोई पार्ट नहीं है। कॉज इफेक्ट डायग्राम को इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं, तो कॉज इफेक्ट डायग्राम भी थोड़ा सा इसी में डिस्कस किया जा सकता है अगर हम इसमें ऐड कर लेंगे इसको। और पर्ट एंड सीपीएम इसका पार्ट है। पर्ट सीपीएम प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक को बोलते हैं, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, और ये दोनों नेटवर्किंग डायग्राम्स हैं, पर्ट एंड सीपीएम। जो पर्ट है वो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है जो नए प्रोजेक्ट है, जिनको पहली बार किया जा रहा है और वो रूटीन प्रोजेक्ट नहीं है। सीपीएम ऐसा बेसिकली मेथड है जो आप रूटीन प्रोजेक्ट्स के लिए करते हो, जो बहुत बार हो चुके हैं। सीपीएम के अंदर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल यूज होता है, एक्टिविटी बेस्ड है वो, और पर्ट जो है वो आपका प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के ऊपर बेस्ड है। सीपीएम में एक टाइम एस्टिमेट होता है जो आपको पता होता है, जिसको आप यूज कर रहे हैं, एंड पर्ट के अंदर 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, जिनको आप यूज करते हैं। ऐसे आप 3 टाइम सिस्टम को यूज करते हैं। ये लर्निंग कंटेंट मैं आपको भेज चुका हूँ, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं भेज चुका हूँ फ्रेंड्स। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे इस वीडियो के साथ भी लगा है, अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैं डॉक्यूमेंट भेज चुका हूँ आपको। आपने इसको तैयार कैसे करना है, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड के ऊपर क्वेश्चन आएगा। मीन अरिथमेटिक मीन होता है, और इसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है, और मीडियन में मिडिल वैल्यू स्क्यूड डाटा होता है ये, और मोड में मोस्ट फ्रीक्वेंट। मिडिल वैल्यू अरिथमेटिक एवरेज, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, और ये एक फॉर्मूला है मीन मोड मीडियन के बीच में, इसको याद कर लेना। ये रिलेशन के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मीन होता है एवरेज निकालना, जितने भी डाटा है सारी डाटा को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। मीडियन मिडिल वैल्यू, जो आपकी मिडिल वैल्यू उस पर ज्यादा वैल्यू फोकस किया जाता है। मोड जो सबसे फ्रिक्वेंटली आ रहा है, 1 2 2 3 4 5 7, ये डाटा है आपका। अब इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7, और जितना भी डाटा है 3 3 6 / 7, ये अरिथमेटिक मीन है। मोड इसमें क्या होगा, मोड होगा मोस्ट फ्रीक्वेंट। मोस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2, मोड हो गया इसका 2, राइट। और जो मिडिल डाटा है, 3 इस तरफ चला गया, 3 इस तरफ चला गया, तो मीडियन जो है आपका 3, मीडियन इसमें 3 हो गया, मोड इसमें 2 हो गया। मीन जैसे ऐड करके आप निकालोगे तो ये आपका 3 + 3 6 + 1 10 12 12 + 12 24 24 / 7, तो 24 / 7, राइट। So 3.4 is the मीन 3.4 है, और मोड आपका 2 है, और आपका जो मीडियन है वो 3 है, ऐसे। तो इसमें थोड़ा सा आपका डाटा भी होता है, डाटा इस तरीके से आप इसको निकाल लेते हो। अब डिस्पर्शन क्या है, रेंज हाईएस्ट और लोएस्ट की डिफरेंस है। अब ये इतने सिंपल वे में आपको जो मैं दे रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन बनता है, सिंपल क्वेश्चन बनाता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाता। तो रेंज आपके हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस है। वेरिएंस आपका एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट है, ऐसे निकालते हैं। तो आपका फॉर्मूलाज है इसके निकालने के लिए, मेरे को लगता नहीं न्यूमेरिकल आएगा, सिंपल क्वेश्चन इसमें से आपका बनता है। और स्प्रेड जो है वो आपका रेंज से निकलता है, कितना स्प्रेड है, वेरिएबिलिटी वेरिएंस के थ्रू निकलती है। और डिस्पर्शन के ये तरीके हैं, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएट कितना हुआ, वो स्टैंडर्ड डेविएशन वहां से निकलता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो वेरिएंस है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो डाटा कंसिस्टेंट है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो डाटा आपका वेरिएशन उसकी ज्यादा है। बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपके दे रखे हैं इसमें। तो इसमें जो डाटा है आपका वो आपका डिस्क्रीट होता है बाइनोमियल पॉइजन में, और नॉर्मल में कंटिन्यूअस डाटा होता है। तो बाइनोमियल में फिक्स्ड ट्रायल होते हैं, और सक्सेस और फेलियर के टर्म में दिए जाते हैं, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी होती है। पॉइजन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और इनका आपका फॉर्मूले हैं अलग अलग निकालने के। फोरकास्टिंग के 2 तरीके हैं, क्वालिटेटिव टेक्निक, क्वांटिटेटिव टेक्निक, ये इनके नाम हैं। डेल्फी मेथड जो है वो क्वालिटेटिव टेक्निक है, मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज। एग्जाम में कई बार ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टेक्निक है, कौन सी क्वालिटेटिव टेक्निक है। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, ये उसके कुछ टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, और ये उसका मेन पॉइंट है। जैसे कंस्ट्रेंट्स रिस्ट्रिक्शन शो करता है, फिजिबल रीजन, सारे कंस्ट्रेंट जहां सॉल्व होते हैं वो फिजिबल रीजन होता है,
और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखो जो क्वेश्चन फ्रेम आपके किए 25 में, वो इन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चंस आसानी से इतना नॉलेज के बेस पे आपके निकल जाएंगे। सिंप्लेक्स टेबल में स्लैक वेरिएबल क्या है, सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, थोड़ा सा उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसी तरीके से पर्ट एंड सीपीएम, ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ये 1 टाइम एस्टिमेट पे चलता है, 3 टाइम एस्टिमेट पे चलता है। ये मैं आपको जो करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये टॉपिक पढ़ा नहीं रहा हूँ, टॉपिक पढ़ाने वाले अलग से वीडियो बने हुए हैं इनके ऊपर, लेकिन ये समरी है कि आपको कितना नॉलेज किस चीज का चाहिए और नीचे जो 100 क्वेश्चन है उनको आपने किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पर्ट के ऊपर जो आपके पर्ट का जो आपका टाइम एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है वो इस तरीके से निकालना है कि पर्ट में एक्सपेक्टेड टाइम निकालता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स द मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। ये पर्ट में टाइम निकालने का तरीका है। क्रिटिकल पाथ सबसे लंबे पाथ को बोलते हैं जिसमें फ्लोट एंड आपका स्लैक दोनों 0 होता है, और ये सबसे कम ड्यूरेशन है जिसमें प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जो आपका स्लैक है वो इस तरीके से आप स्लैक को निकालते हैं। ये आपका पर्ट एंड सीपीएम का डिफरेंस है। अब इसमें आज 20 जुलाई को मैं आपको ये टेस्ट दे रहा हूं जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप कर लो फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चंस आप मान सकते हैं कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये आपके उस डॉक्यूमेंट में मैंने शेयर कर दिया है। स्लैक वेरिएबल क्यों ऐड करते हैं हम सिंप्लेक्स में, स्लैक वेरिएबल ऐड क्यों करते हैं हम? स्लैक वेरिएबल इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ऐड करते हैं। x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 6। अब x1 x2 के डिसीजन वेरिएबल, और ये क्या है आपका, ये कंस्ट्रेंट है कि ये पर्टिकुलर कोई चीज है जो 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 6। अगर मेरे को इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करना है तो मैं स्लैक वेरिएबल को ऐड करूंगा। सरप्लस वेरिएबल कब ऐड होता है? जब ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सरप्लस वेरिएबल ऐड होता है। लेकिन जब सरप्लस वेरिएबल ऐड होता है तो उसके साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल को तुम्हें ऐड करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो होता है वो बेसिकली बाद में रिमूव हो जाता है, लेकिन सरप्लस वेरिएबल के साथ उसको ऐड किया जाता है। और ये जो आपका स्लैक वेरिएबल है ये कंस्ट्रेंट को शो करता है, किसी पर्टिकुलर आपके रिसोर्स की कंस्ट्रेंट क्या होती है। अनयूज्ड पोर्शन, ये देखो ये जो स्लैक वेरिएबल है ये रिप्रेजेंट करता है अनयूज्ड पोर्शन ऑफ द रिसोर्स, और ये हमेशा नॉन नेगेटिव होने चाहिए आपके, राइट। और स्लैक वेरिएबल के बिना आप आगे आइटरेशन नहीं कर सकते सिंप्लेक्स मेथड के अंदर। पिवट कॉलम सिलेक्ट होता है ईच आइटरेशन के लिए। देखो इस सिंप्लेक्स मेथड से कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से तुम इसको करते हो वो यहाँ पे बताया हुआ है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो में चूज करते हो जब आप सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिंप्लेक्स मेथड यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिंप्लेक्स मेथड पढ़ाना मेरा पर्पस नहीं है। यहाँ पे ये बताना आपका पर्पस है आपको कि आप वहां से क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप हर आइटरेशन में, आप सिंप्लेक्स टेबल में आइटरेशन चलती है। सिंप्लेक्स मेथड क्यों यूज करते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जब वेरिएबल 2 से ज्यादा है। अब सिंप्लेक्स मेथड में जब आप आइटरेशंस करते हैं तो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए आपको एक बेसिकली चूज करना पड़ता है एक कॉलम, और वो कॉलम आप चूज करते हैं जहां पे मोस्ट नेगेटिव कोफिशिएंट आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, वहां पे आप उसको रो को चूज करते हो सिंप्लेक्स टेबल में। ये इसलिए चूज करते हो क्योंकि इसी में मैक्सिमम पोटेंशियल होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इंप्रूव करने का। सिंप्लेक्स टेबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंच चुका है, ये कैसे पता लगता है? जब कोई भी नो नेगेटिव वैल्यू आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो में ना आए, सारी पॉजिटिव वैल्यूज हो जाए। तो ऐसा भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कब पता लगता है सिंप्लेक्स टेबल में कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑब्जेक्टिव, आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ चुका है। पिवट रो कैसे डिटरमिन की जाती है? चूजिंग द रो विद स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशियो ऑफ द राइट हैंड साइड टू द पिवट कॉलम वैल्यू। ये सिंप्लेक्स टेबल के प्रोसीजर, ऐसा क्वेश्चन आपका फ्रेम किया जा सकता है। क्यों इंडस्ट्रीज में सिंप्लेक्स मेथड यूज किया जाता है? क्योंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने में फॉर रिसोर्स एलोकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हेल्प करता है। सिंप्लेक्स मेथड बहुत ही यूजफुल है जब हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में जिसमें लिमिटेड रिसोर्स हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, या एफिशिएंटली एलोकेट करना है रिसोर्सेज को, तो ये मेथड आपका बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड होता है। इसमें हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर रिसोर्स एलोकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको सिंप्लेक्स मेथड को यूज करते हैं। आप बोलोगे कि सर ये तो सिमिलर जैसे ही है, लेकिन आप समझो हमें बेस्ट आंसर निकालना होता है, वो आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं देगा सॉल्व करने को, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम करेगा।
विच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक 3 टाइम एस्टिमेट यूज करता है? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली। पर्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक में 3 टाइम एस्टिमेट यूज होते हैं। देखो, जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम लाइन पता नहीं है, सीपीएम में आपको एग्जैक्ट टाइम पता होता है, लेकिन पर्ट में आपको टाइम पता नहीं होता। तो जब आपके पास टाइम पता नहीं है तो आप स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट से पूछते हो कि भाई एक काम कंप्लीट करने में, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मिनिमम टाइम कितना लग सकता है? अगर सब कुछ ठीक रहा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अगर सब गड़बड़ हो गया तो कितना टाइम लगेगा? पेसिमिस्टिक टाइम। ऑन एन एवरेज कितना लग सकता है? मोस्ट लाइकली टाइम। तो आपके पास 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं। ये एग्जैक्टली नहीं होते हैं, एस्टिमेट करते हो तुम। पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक। इनसे फिर तुम एक्टिविटी टाइम निकालते हो। ये पर्ट में ऐसा होता है, तो उससे फिर इस फॉर्मूला के थ्रू आप एक्टिविटी टाइम निकालते हो। क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है? पर्ट एंड सीपीएम नेटवर्क डायग्राम्स हैं, उसमें क्रिटिकल पाथ वो है जो सबसे लंबा पाथ है और वो मिनिमम ड्यूरेशन है जिसमें आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की सोच सकते हो। मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वो आपका क्रिटिकल पाथ होता है और इसके ऊपर फ्लोट और स्लैक 0 होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्रैशिंग का क्या होता है? अगर आपको प्रोजेक्ट को क्रिटिकल टाइम से भी कम टाइम में कंप्लीट करना है तो आपको प्रोजेक्ट को कम करना पड़ता है, आपको नए रिसोर्स लगाने पड़ते हैं सो दैट आप प्रोजेक्ट को कम टाइम में कंप्लीट कर सकें। इससे खर्चे पे या कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कॉस्ट कम भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है। डमी एक्टिविटी क्या होती है? डमी एक्टिविटी बेसिकली टाइम और कॉस्ट या रिसोर्स कंज्यूम नहीं करती, लेकिन प्रेसिडेंस रिलेशनशिप के लिए ये हेल्पफुल होती है। डमी एक्टिविटी मतलब घोस्ट एक्टिविटी। पर्ट सीपीएम डायग्राम पे डमी एक्टिविटी को आप डॉटेड फॉर्म में शो करते हो और डमी एक्टिविटी के 2 पर्पस होते हैं। एक के जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए एक्टिविटीज के बीच में, कि जैसे सी एक्टिविटी बी के बाद होगी और सी के बाद ई होगा। अगर ये कहीं आपसे प्रेसिडेंस या रिलेशन ना फिट हो तो डमी एक्टिविटी को यूज करो। नंबर 2, डमी एक्टिविटी का पर्पस होता है कि वो जो आपकी डुप्लीकेट एक्टिविटी है उसको प्रिवेंट करती है। पर्ट सीपीएम पे डुप्लीकेट एक्टिविटीज नहीं हो सकती, तो डुप्लीकेट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए डमी एक्टिविटीज लगानी पड़ती है। कितनी तरह के फ्लोट होते हैं? 4 तरह के फ्लोट होते हैं और ये 4 तरह के फ्लोट में टोटल फ्लोट सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्री फ्लोट होता है, फिर इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है, फिर इंटरफेयरिंग फ्लोट होता है। तो आप ये समझ लो कि आपका जो टोटल फ्लोट है सबसे बड़ा होता है। अगर मैं टोटल फ्लोट की बात करूं, अगर ये एक्टिविटी ए है, ये आई है, ये जे है, ई आई एल आई ई जे एल जे। ई है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम टू स्टार्ट ए, एल है लेटेस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम किसी भी इवेंट के ऊपर लिखा होता है। टोटल फ्लोट है इन दोनों का डिफरेंस माइनस एक्टिविटी टाइम। तो एल जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे को टोटल फ्लोट बोलते हैं। टोटल फ्लोट में से अगर आप एंड इवेंट का स्लैक निकाल दो, स्लैक मतलब इन दोनों का डिफरेंस स्लैक होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी स्लैक होता है। टोटल फ्लोट में से अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो वो फ्री फ्लोट हो जाएगा। टोटल फ्लोट मतलब किसी एक्टिविटी के ऊपर मैक्सिमम कितना फ्री टाइम अवेलेबल है मेरे पास। लेकिन अगर मैं अगली एक्टिविटीज को डिस्टर्ब ना करना चाहूं तो वो फ्री फ्लोट है, पिछली को ना डिस्टर्ब करना चाहूं तो वो इंडिपेंडेंट फ्लोट है। और इंटरफेयरिंग फ्लोट बेसिकली टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच का डिफरेंस है, या इंटरफेयरिंग फ्लोट ये डिफरेंस है। ये फ्लोट के 4 टाइप्स, इसको ध्यान से कर लेना। मेरे को लगता है एग्जाम में फ्री फ्लोट इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन फिक्स्ड बैच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल हो जिसकी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या सक्सेस या फेलियर। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स फिक्स नंबर हो और उसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो ये ठीक है या गलत है, तो आप बेसिकली डिफेक्टिव आइटम्स को प्रोडक्शन बैच में कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी थोड़ा सा आप पढ़ के जाना बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या होते हैं, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। नंबर ऑफ कस्टमर कॉल रिसीव्ड बाय कॉल सेंटर इन एन आवर, उसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। नंबर ऑफ रेयर और इंडिपेंडेंट इवेंट अकरिंग विद इन फिक्स्ड इंटरवल टाइम, जैसे कस्टमर कॉल्स आ रही हैं, ईमेल रिसीव कर रहे हैं, मशीन फेलियर हो रहा है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है, जब भी कोई चीज ऐसी है कि जिसकी 2 ही आउटकम है, प्लस या माइनस, बाइनोमियल। जब भी कुछ ऐसा है कि यार ऐसा हो रहा है, एनोमली ना हो जाए कि मेरे पास कॉल आ रही है, ये कॉल कुछ गड़बड़ है, तो आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये चीजें यूज करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बेसिकली मीन, मीडियम, मोड सब इक्वल होते हैं इसमें। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिमेट्रिक बेल शेप्ड कर्व बनता है। तो जब आपके मीन, मोड, मीडियन, देखो ये है मीन, मोड, मीडियन सब
ये सिमेट्रिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये स्क्यूड है, ये आपका स्क्यूड है, ये दोनों आपके स्क्यूड है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो इसमें मीन आपका ये है, मोड और मीडियन फ्रीक्वेंसी वगैरह पे डिपेंड करता है। तो जब मीन मोड मीडियन सब बराबर हो जाए तो ये हो जाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कितना परसेंटेज ऑब्जर्वेशन विद इन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई करता है। तो इसमें जो आपका इंपेरिकल रूल है वो ये है, इसको देख के चले ना, 68, 95, 99.7, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95%, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 सिग्मा, 68%, 95%, 99.7%। तो कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना परसेंट होता है वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश करती है बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। बाइनोमियल फिक्स ट्रायल के लिए होता है, पॉइजन जब आपका इवेंट काउंट्स एक इंटरवल पे होते हैं और नॉर्मल जब कंटिन्यूअस डाटा होता है। तो तीनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। स्वॉट एनालिसिस में इंटरवल फैक्टर क्या होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस जो है इंटरनल कंपोनेंट है और अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल कंपोनेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंडिविजुअल का स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ और वीकनेस उसका इंटरनल मामला है और अपॉर्चुनिटी थ्रेट उसका एक्सटर्नल मामला है। अपॉर्चुनिटी आउटसाइड होती है ऑर्गेनाइजेशन के, थ्रेट आउटसाइड होता है, लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन की होती है। अपॉर्चुनिटी इन स्वॉट एनालिसिस, कौन सा एग्जांपल है इसका, मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, मार्केट मतलब एक्सटर्नल वैल्यू। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने एलिमिनेट करनी है एक्टिविटीज जो ऐड नहीं करती वैल्यू, कस्टमर को वैल्यू ऐड नहीं करती। तो बेसिकली हमें कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है कि कस्टमर को जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाए और अननेसेसरी कॉस्ट कम हो जाए। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके से करना है कि जो हम सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को उसकी वैल्यू बढ़ जाए। प्राइमरी एक्टिविटी, वैल्यू चेन में प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली जो प्रोडक्ट और सर्विस हम दे रहे हैं उसको डायरेक्टली क्रिएट करने में इन्वॉल्व होती है, जैसे लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केट, सेल्स। तो प्राइमरी एक्टिविटी वैल्यू चेन में होती है वो एक्टिविटी जो प्रोडक्ट और सर्विस, वैल्यू किसका होगा, जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विस में जो वैल्यू ऐड करता है डायरेक्टली वो उसका बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी होता है, बाकी सेकेंडरी होता है। तो आपका जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। स्वॉट एनालिसिस और वैल्यू एनालिसिस में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है। स्वॉट एनालिसिस इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए देखता है, जबकि वैल्यू एनालिसिस जो है वो फोकस करता है किस पे, ऑप्टिमाइजिंग इंटरनल प्रोसेसेस एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट। वैल्यू एनालिसिस करता है कि आपने इंटरनल प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना है। वैल्यू एनालिसिस मतलब हमने, कस्टमर आपसे क्या चाहता है, कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस चाहता है, लेकिन उसको वैल्यू तभी उसकी मिलेगी अगर खर्चा कम हो और जो वो चाहता है वो ज्यादा आपको मिल जाए। स्वॉट जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेसेस को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के साथ कंपेयर करता है। वैल्यू एनालिसिस ऑपरेशनल टूल है जो फोकस करता है इंटरनल एक्टिविटीज को, सो दैट मैं एफिशिएंसीज को बढ़ाऊं और कॉस्ट को कम कर दूं। तो वैल्यू एनालिसिस और स्वॉट में से आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, वैल्यू एनालिसिस डे टू डे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। वैल्यू मतलब मैंने कस्टमर को वैल्यू देनी है, स्वॉट एनालिसिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए यूज होता है कि फ्यूचर में मैंने अपना कंपटीशन को कम कर दिया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन वैल्यू एनालिसिस के जो अभी तुम कर रहे हो उसकी वैल्यू हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, वो वैल्यू एनालिसिस होता है आपका। डिस्क्रीट डाटा जो आपका होता है, क्वांटिटेटिव डाटा जो डिस्टिंक्ट काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, डिस्क्रीट डाटा जिसको काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, वो काउंटेबल डाटा है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती इसमें। डिस्क्रीट डाटा मतलब 1, 2, 5, 10, 12, 15, कंटिन्यूअस डाटा आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। डिस्क्रीट डाटा। एक्सट्रीम वैल्यूज का इंपैक्ट आपका किस पे नहीं पड़ता, मीडियन जो मिडिल वैल्यू देख रहा है, मिडिल वैल्यू जो डाटा सेट की है वो मीडियन है, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू। एक्सट्रीम हाई लो उससे फर्क नहीं पड़ता इसमें, जैसे मैं दे दूं 1, 2, 4, 5, 6, 1000,
एक, मीडियन क्या है इसमें, एवरेज वैल्यू पे फर्क पड़ता है क्योंकि 1000 को तुम ऐड कर दोगे। तो बेसिकली मान लो ये 4, 3 वैल्यूज इस तरफ, 3 वैल्यू इस तरफ, मिडिल वैल्यू 5, तो इसमें एक्सट्रीम वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा है, मिडिल वैल्यू निकालनी है हमने, दैट्स इट। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। तो जैसे अगर मैंने ये डाटा आपको दे दिया और ये वैल्यू है, ये मीन वैल्यू है और ये को वैल्यू, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका सिग्मा, कि कितना स्प्रेड है, एवरेज डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन का कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो तो मतलब डाटा पॉइंट जो है क्लोजली, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो स्प्रेड आपका कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो स्प्रेड आपका ज्यादा है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन और इसमें डिफरेंस होता है। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या मेजर करता है, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप दो आपके वेरिएबल्स के बीच में, इसकी रेंज -1 से 1 के बीच में होती है। अगर कोरिलेशन परफेक्ट है तो +1, अगर नहीं है तो नेगेटिव। 0 मतलब नो लीनियर रिलेशनशिप, ये बताता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे प्रेडिक्ट करना। एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है लीनियर रिग्रेशन, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के बीच में आप रिलेशन बनाते हो। जैसे मैं बोल दूं ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, राइट। तो अगर मैं ये लाइन आपको दे दूं तो इसके अंदर y कांस्टेंट है, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, लेकिन ये दे दूं तो y = x, मतलब जैसे से x बढ़ेगा y बढ़ेगा। तो यही होता है आपका बेसिकली लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। फोरकास्ट टेक्निक्स, next period will be same as value observed most recent period, naive method, simplest method है ये, naive मतलब simplest। वैल्यू जो अगले साल, इस साल कितना बिका, 100 बिका, अगले साल कितना बिकेगा, 100 बिकेगा, ये सबसे सिंपल कि चलो कुछ दिमाग ही नहीं लगाया। रिसेंट ऑब्जर्वेशन को कहां पे ज्यादा वैल्यू मिलती है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो ज्यादा वेट देती है रिसेंट ऑब्जर्वेशन को, और पुराने डेटा को ज्यादा वैल्यू नहीं देती है। एक्सपोनेंशियल, जैसे जैसे डेटा पुराना होता जाता है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। डेल्फी टेक्निक क्वालिटेटिव टेक्निक है, जिसमें एक्सपर्ट जजमेंट यूज करते हो आप और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेते हो, बहुत बार उनसे पूछते हो, क्वेश्चनर देते हो उनको। तो डेल्फी में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये फोरकास्टिंग का क्वालिटेटिव टेक्निक है, जिसमें आप एक्सपर्ट से पूछते हो क्वेश्चनर के थ्रू और उनके बेस पे आप फोरकास्टिंग करते हो। क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक इनमें से कौन सी है, तो मार्केट रिसर्च, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन एनालिसिस क्वांटिटेटिव है, लेकिन मार्केट रिसर्च क्वालिटेटिव है। डिफरेंस क्या है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में, ये डाटा के ऊपर बेस्ड है क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव जो है जजमेंट, एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है, जब हिस्टोरिकल डाटा आपके पास नहीं है। आपने इनको गो थ्रू करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पीरियड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी जो आपकी इस पीरियड की वैल्यू, वो नाइव मेथड है। मेन एडवांटेज क्या एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग का, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर। एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग वेट टू ओल्डर ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस रिसर्च डाटा को, रिसेंट डाटा को दी जाती है। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग को बहुत यूज करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज डाटा के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, ये नाम याद कर लेना, अरीमा। पावरफुल फोरकास्टिंग मॉडल है, ये टाइम सीरीज में यूज होता है। नॉन स्टेशनरी कंप्लेक्स साइक्लिक बिहेवियर, ऑटो रिग्रेशन, मूविंग एवरेज, फोरकास्टिंग को बढ़ाने के लिए। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, डिमांड फोरकास्टिंग में, राइट। ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, ये फुल फॉर्म है इसकी। अगर बिहेवियर साइक्लिक है और स्टेशनरी नहीं है, कि साइक्लिक है, चेंज हो रहा है, जैसे समर्स में ये, विंटर में ये, तो अरीमा मेथड यूज करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस यूज क्यों करते हो आप, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बनाने के लिए। रिग्रेशन कोरिलेशन एनालिसिस उसके लिए यूज करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस कैजुअल फोरकास्टिंग से कैसे अलग है, टाइम सीरीज जो है वो फ्यूचर वैल्यूज को हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे प्रेडिक्ट करती है, और जो कैजुअल फोरकास्टिंग है वो बेसिकली रिलेशनशिप
विद इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल के ऊपर बेस्ड है। वेरिएबल जो है वो प्रेडिक्ट किए जाएंगे एक या दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेस पे। और टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो बेसिकली आपका ट्रेंड के ऊपर, सीजनैलिटी के ऊपर बेस्ड है। टाइम सीरीज मींस ट्रेंड, कि जैसा जैसा ट्रेंड आएगा, ऐसा चल रहा है ट्रेंड तो आगे भी ऐसा आएगा। लेकिन जो कैजुअल मेथड है वो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को यूज करके आप निकालते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज करते हैं अगर फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल हो और उसकी दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या फेल्योर या सक्सेस। जैसे कॉइन को टॉस किया मैंने। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्री डिटरमिन नंबर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर बेस्ड नहीं होता, और जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ इवेंट्स किसी स्पेसिफिक इंटरवल टाइम के बीच में जब आपके अकर करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में assumption क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है, कांस्टेंट रहती है। फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल करोगे, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स आएंगी बाइनोमियल में, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस एंड फेल्योर की। जैसे मैं अगर कॉइन को टॉस करूं तो हेड आएगा कि टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट सूटेबल एप्लीकेशन कहां पे है? नंबर ऑफ कस्टमर कॉल रिसीव्ड कॉल सेंटर इन एन आवर। पॉइजन और बाइनोमियल के बीच में क्या डिफरेंशिएट करता है? ये पॉइजन और बाइनोमियल के बीच में डिफरेंस। डिमांड ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, जब हिस्टोरिकल डाटा अनअवेलेबल नहीं है तो डेल्फी टेक्निक को यूज करते हैं। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है अरिमा का जो फोरकास्टिंग मॉडल, जो अ टाइम सीरीज स्टेशनरी बाय रिमूविंग ट्रेंड्स। आप ट्रेंड्स पे फोकस नहीं करते हो, आप टाइम सीरीज को स्टेशनरी कर देते हो। तो इंटीग्रेटेड कंपोनेंट जो है अरिमा मॉडल का, बेसिकली अरिमा मॉडल के अंदर चला गया। अगर आपने अरिमा मॉडल पढ़ा हो तो स्टेशनरिटी एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन होती है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल में। जो स्टेशनरिटी है कि आप ट्रेंड को रोक देते हो, ट्रेंड और सीजनैलिटी को आप कंसिडर नहीं करते हो, तो स्टेशनरिटी। आपको एग्जाम में बस इतना पता होना चाहिए कि एक टर्म होती है स्टेशनरिटी, अरिमा में यूज होता है वो, जिसमें आप टाइम सीरीज का ट्रेंड और सीजनैलिटी को उसको कांस्टेंट कर देते हो कि इसका इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए फोरकास्टिंग पे। मार्कोव एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में यूज होता है ये। बस इतना याद कर लेना, ह्यूमन रिसोर्स के लिए मार्कोव एनालिसिस यूज करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस किस लिए यूज करते हैं? जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस के लिए। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बीच का डिफरेंस, क्वालिटेटिव जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि डाटा के ऊपर क्वांटिटेटिव डिपेंड करता है। सारे इनको ऐड कर दो डाटा को और फिर वैल्यू निकालो, अर्थमेटिक मीन। एक्सट्रीम वैल्यू का इंपैक्ट मीडियन पे नहीं पड़ता। ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए यूज करता है? ग्रोथ रेट्स, परसेंटेज चेंज ओवर टाइम, ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू निकलता है। nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ ग्रोथ मिलता है इसमें। ग्रोथ कंपाउंडिंग इफेक्ट, पिछले साल मेरी इतनी ग्रोथ हुई, उसके बाद मेरी इतनी ग्रोथ हुई, आपने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह निकाला है आपने। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बेसिकली आपका ग्रोथ रेट और परसेंटेज चेंज विद पैस ऑफ टाइम निकालने के लिए फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिसिस में हम कंपाउंड इंपैक्ट निकालते हैं, कंपाउंड इफेक्ट निकालते हैं, उसका ज्यादा मीनिंग होता है। हार्मोनिक मीन क्यों निकालते हैं हम? जब एवरेज रेट और रेशियोज, स्पीड, फ्यूल एफिशिएंसी, प्राइस पर यूनिट, जब इसको यूज करते हैं तो बेसिकली रेट सच एज स्पीड, प्राइस यूनिट पर यूनिट, जब रेट्स होते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइडिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स जब आप रेट से डील करते हैं। जहां पे भी रेट होता है, जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो जहां पे भी आप कोई ऐसे पैरामीटर को डिस्कस कर रहे हो जैसे y ओवर x या रेट ऑफ समथिंग, ऐसा निकालना है तो हार्मोनिक मीन को यूज करते हैं हम। अर्थमेटिक मीन स्टेटमेंट क्या होती है? ऑब्वियसली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन
क्या मेजर करता है? एक्सटेंट, जो मीन से कितना स्प्रेड है, मीन जो वैल्यू है उससे जो एक्चुअल वैल्यूज है कितनी स्प्रेड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में रिलेशन क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस, या वेरिएंस का अंडर रूट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। हाईली स्क्यूड अगर डाटा है तो मीडियन को यूज करो, एक्सट्रीम वैल्यूज से ये अनअफेक्टेड होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के लिए मीन प्रेफर किया जाता है, क्योंकि डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वो मीन के आसपास होता है, बट मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए सेंसिटिव है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं। मोड बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, कितने ज्यादा फ्रीक्वेंटली वो कोई चीज आपकी मिल रही है आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस को कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज स्क्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन। एवरेज ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट्स से मीन वैल्यू इज दिस, x1 minus mu is basically the observation from mean। अब इसका एवरेज स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर लिया। अब ऐसे मेरे पास बहुत से डिस्टेंस आ गए, लेट्स से ये वैल्यू है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 वैल्यूज है, अगर ऐसे वेरिएंस निकलता है। तो हमने क्या किया कि जो मीन वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू मीन वैल्यू से कितनी दूर है वो हमने रेंज निकाल ली, उसका स्क्वायर किया, फिर सारी वैल्यूज जो स्क्वायर की हुई है सारी वैल्यू ऐड की और उसका एवरेज निकाल लिया, वो वेरिएंस है, उसका अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे निकलता है। नॉमिनल और कैटेगोरिकल डाटा हो तो मोड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, दिस मेजर्स द फ्रीक्वेंसी। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए इसके लिए, मोड के लिए। ये आपने कर लिया, ये आपने रिलेशन देख लिया, इनके बीच में रिलेशन क्या है। वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वैल्यू एनालिसिस का एम है कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हमने बढ़ानी है, ऑप्टिमाइज करना है, अननेसेसरी कॉस्ट कम करनी है और फंक्शनैलिटी बढ़ानी है। प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी बढ़ानी है। फंक्शनैलिटी मतलब जो कस्टमर को चाहिए, मेरे को क्या चीज चाहिए, मेरी कॉस्ट कम कर दो, फंक्शनैलिटी को बढ़ा दो, वो मेरे को करना है। वैल्यू एनालिसिस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप? वैल्यू इज फंक्शन पर यूनिट कॉस्ट। ये याद कर लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन, जितना फंक्शन बढ़ता जाएगा फंक्शनैलिटी बढ़ती जाएगी, कॉस्ट कम होती जाएगी, मेरे लिए उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आपका डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, वैल्यू एनालिसिस तब यूज होता है अगर मेरे को सर्टेनिटी है, कॉस्ट, फंक्शनैलिटी, रिक्वायरमेंट मेरे को सब पता है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे पास। प्रोडक्ट वैल्यू के बेसिकली एक्चुअल टू जो वैल्यू एनालिसिस है वो ये बोलता है कि फंक्शन बढ़ाते जाओ और कॉस्ट मत बढ़ाओ, या कॉस्ट कम कर दो, फंक्शन बढ़ाते जाओ तो वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू एनालिसिस यूज क्यों करते हैं? प्रोडक्ट या प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसकी फंक्शन और कॉस्ट को एनालिसिस करने के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या वैल्यू एनालिसिस का? रिड्यूस करना कॉस्ट, क्वालिटी और फंक्शनैलिटी सेम रखना। ब्लास्ट स्टेज फर्स्ट स्टेप होता है वैल्यू एनालिसिस का। हम प्रोडक्ट को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, सारा इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन को तोड़ते हैं, फिर फंक्शंस डिफाइन करते हैं और क्लियर अंडरस्टैंडिंग करते हैं प्रोडक्ट की। ब्लास्ट मतलब तोड़ दो उसको, पहले पूरा अंडरस्टैंडिंग कर लो। क्या डिफरेंस है वैल्यू एनालिसिस का वैल्यू इंजीनियरिंग में? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाना वैल्यू एनालिसिस है, फंक्शनल इंप्रूवमेंट करना फ्यूचर में वो वैल्यू इंजीनियरिंग है, कि जो चीज हमारे पास अभी है उसकी वैल्यू को बढ़ाना वैल्यू एनालिसिस है। फंक्शनैलिटीज को बढ़ा दो, ये कर दो, फ्यूचरिस्टिक हो गए कि आगे और थोड़ा दिमाग लगाते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग है। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या बोलता है, वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है? यूटिलिटी, कॉस्ट, सेम यूटिलिटी, फंक्शंस पर यूनिट कॉस्ट। वैल्यू इंजीनियरिंग बेसिकली वही चीज है। ये तो प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ा दो। वैल्यू एनालिसिस का एडवांटेज,
इससे डिजाइन बढ़ता है, कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पर्ट और सीपीएम में मेन डिफरेंस क्या है? इसमें 3 टाइम एस्टिमेट यूज होते हैं, सीपीएम में 1 टाइम एस्टिमेट यूज होता है। क्रिटिकल पाथ मेथड, टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ सीपीएम जो वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है, इवेंट ओरिएंटेड नहीं। सिंगल टाइम एस्टिमेट यूज करता है और ये सर्टेन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, तो ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है इसमें। टोटल फ्लोट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको कि हमने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कितना डिले हो सकता है। प्रोजेक्ट हमने डिले नहीं करना। फ्री फ्लोट, जब हम सक्सीडिंग एक्टिविटीज को ना छेड़ें, अगले वाली एक्टिविटीज को ना छेड़ें, सक्सीडिंग या सक्सेसर एक्टिविटीज को ना छेड़ें तो फ्री फ्लोट। अगर प्रीसीडिंग को भी ना छेड़ें तो इंडिपेंडेंट फ्लोट, लेकिन दोनों को छेड़ें तो टोटल फ्लोट। सक्सीडिंग को भी नहीं करना और प्रीसीडिंग को भी नहीं करना, वो इंडिपेंडेंट फ्लोट है। क्रिटिकल पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ को क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। शॉर्टेस्ट टाइम इन विच प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। क्रिटिकल पाथ पे अगर कोई भी आप डिले करते हो तो पूरा प्रोजेक्ट आपका इक्वल नंबर ऑफ डेज से डिले हो जाता है। क्रिटिकल पाथ सबसे लंबा पाथ होता है पर्ट सीपीएम नेटवर्क डायग्राम पे, और ये सबसे कम टाइम होता है जिसमें प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो। और क्रिटिकल पाथ पे जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, अगर आप उनको डिले करोगे तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। और क्रिटिकल पाथ पे ना तो फ्लोट हो सकता है, वो भी 0 होता है, स्लैक भी 0 होता है। फॉरवर्ड पास आगे की तरफ चलते हो, और बैकवर्ड पास मतलब पीछे की तरफ चलते हो। ये तरीका यूज करते हो आप। तो बेसिकली आप क्रिटिकल जो पाथ है उसके ऊपर एक्टिविटीज को रिड्यूस करते हो, तो आप क्रैशिंग क्रिटिकल पाथ के ऊपर करते हो। ये कुछ फ्लोट्स को निकालने का, स्लैक्स को निकालने का तरीका। फिशबोन डायग्राम होती है कॉज इफेक्ट डायग्राम, मछली का फिशबोन डायग्राम, कॉज इफेक्ट, कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको पहले कॉज निकालना है तभी उससे इफेक्ट आप निकाल सकते हो, रूट कॉज आप तभी निकाल सकते हो। तो जो मछली का सिर है, हेड जो है मछली का, वो इफेक्ट है, और कॉज उसके पीछे की तरफ चलते हैं। तो ऐसे मछली का सिर जो बना होता है, अगर मान लो ये मछली का सिर है, इस तरीके से डायग्राम बनी होती है आपकी कि अगर ये मछली का हेड है लेट अस से, तो ऐसे उसके रिब्स बने होते हैं, ऐसे पीछे की तरफ रिब्स बने होते हैं, तो ये कॉज है। ये इफेक्ट होता है, मछली का सिर इफेक्ट है, और रूट कॉज मछली की रिब्स होती हैं। ऐसे कॉज इफेक्ट डायग्राम, फिश बोन डायग्राम, कॉज इफेक्ट डायग्राम बोलते हैं इसको। 6 M यूज होते हैं, मैन पावर, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, मदर नेचर, एनवायरमेंट। सो बेसिकली इन सारे एम्स को देखते तुम कॉज कहां हो सकता है, कारण क्या है। मैन पावर में कारण है, मशीन में कारण है, मटेरियल में कारण है। कोई भी इशू आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इन्हीं की वजह से आता है। मैन पावर की वजह से आ सकता है, मटेरियल की वजह से, मेथड जो आप चूज कर रहे हो, मेजरमेंट जो कर रहे हो, एनवायरमेंट जो कर रहे हो। तो ये आपके एम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंसी मतलब मोड, 2 इक्वल हाफ में मीडियन बांटता है, ये फॉर्मूला उसका, ये हम ऑलरेडी इसको हमने देख लिया। तो इसमें देख लेना आप, ये जो मीन है वो मीडियन से कम होता है, मोड से कम होता है। तो सिंपलेक्स मेथड को आप क्यों प्रेफर करते हो? इसमें मोर देन 2 डिसीजन वेरिएबल्स आपके यूज हो सकते हैं सिंपलेक्स मेथड में। किसने डेवलप किया था इसको? डंजिंग, जॉर्ज बी डंजिंग ने। वेरिएबल विद मोस्ट नेगेटिव नेट इवेल्युएशन, रिड्यूस्ड कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हम ये देखते हैं। ये एक्चुअल में जो सिंपलेक्स हम यूज कर रहे हैं। स्लैक वेरिएबल का पर्पस क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करता है वो। ग्राफिकल मेथड और सिंपलेक्स मेथड में डिफरेंस क्या है? ओनली 2 वेरिएबल तक ग्राफिकल मेथड है। वैल्यू एनालिसिस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वैल्यू एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चन मैं आपको भेज चुका हूं, और
इनका कंटेंट, लर्निंग कंटेंट भी आपको भेज चुका हूं, इसको रिवीजन करो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर यू कैन क्रैक इट। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने माइक्रो मॉड्यूल अभी तक नहीं लिया तो ले लो उसको, पास होना है अगर आपने। थैंक यू।